अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं हूं इमरान बशीर और मेरे साथ है मेरी पूरी टीम और हम सब के साथ है आपकी दुआएं। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बता दें कि विजय हज़ारे ट्रॉफी शुरू होने वाली है और विजय हज़ारे ट्रॉफी से पहले ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। जी हां, वसीम जाफर ने उत्तराखंड की कोच की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने जो रीजंस बताए वो ये है कि टीम सिलेक्शन में इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन उन पर जो इल्ज़ाम लगा कि रिलीजन के बेसिस पे ये खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वसीम जाफर ने बिल्कुल तरदीद की और जो साबिक खिलाड़ी है वो वसीम जाफर के हक में बयान दे रहे हैं। बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ की। ये टेस्ट सीरीज़ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और अगर इन दो टीमों को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो इन दो टीमों को ये सीरीज़ जीतनी होगी। अगर इंडिया फाइनल खेलना चाहता है तो इंडिया को ये सीरीज़ 2-0, 2-1, 3-0, 3-1 या 4-0 से जीतनी होगी। अगर इंग्लैंड ये सीरीज़ 4-0, 3-0 या 3-1 से जीतेगा तो इंग्लैंड फाइनल में पहुंच सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे बात जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हम रुकेंगे मकामी खबरों के लिए और एक नज़र दौड़ाएंगे आज के हमारे लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप पर। विजय हज़ारे ट्रॉफी का स्कोर तरतीब देने के लिए जेकेसीए के ट्रायल मैचेस जारी। इस टूर्नामेंट के लिए जम्मू कश्मीर एलीट ग्रुप ई का हिस्सा। आईपीएल के लिए होने वाले ऑक्शन में जम्मू कश्मीर से 3 खिलाड़ियों की किस्मत का होगा फैसला। परवेज रसूल, मुश्तबा यूसुफ, उमरान मलिक ऑक्शन में होंगे शामिल। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत गुल ने स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफिस कम्प्लेक्स में एक मीटिंग की सदारत। दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के लिए तैयारियों का लिया जायजा। और गुलमर्ग में जूनियर नेशनल सिकी चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। तो नाज़रीन, ये थी मकामी खबरें आपके लिए। अब आते हैं कौमी खबरों की जानिब और एक नजर दौड़ाएंगे आज के हमारे नेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप पर। इंडियन सुपर लीग के ताज़ा मुकाबले में ओडिशा एफसी और केरला ब्लास्टर्स के दरमियान मुकाबला 2-2 से बराबर। पॉइंट्स टेबल में मुंबई सिटी एफसी पहले, जबकि एटीके मोहन बगान दूसरे और गोवा एफसी तीसरे नंबर पर। आई लीग में कल ट्राउ और गोकुला केरलम की टीमें होंगे आमने सामने। पॉइंट्स टेबल में चर्चिल ब्रदर्स बदस्तूर पहले नंबर पर, जबकि रियल कश्मीर 5वें नंबर पर। आसाम सरकार ने स्प्रिंटर हिमा दास को डीएसपी के पोस्ट से नवाजा। ये ओहदा मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई, हिमा दास का इजहार तशक्कुर। और साबिक भारतीय ऑलराउंडर संजय बांगर आईपीएल से कबल आरसीबी के बैटिंग कंसल्टेंट मुकर्रर। तो नाज़रीन, ये था नेशनल राउंड अप और हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में एक मेहमान है। आज के जो मेहमान है पावर लिफ्टिंग से इनका ताल्लुक है और आज पावर लिफ्टिंग के बारे में ही बात होगी। लेकिन आपसे इतना कहेंगे कि अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो है और हमारे मेहमान से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 019424818113 एंड 0194248183 तो कौन है आज के हमारे मेहमान, इसके लिए हम चलेंगे मेरे साथी आरिफ परे के पास। शुक्रिया इमरान और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आप सभी दोस्तों का प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के उस हिस्से में जिसमें हम आपकी मुलाकात हमारे मेहमान से कराते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है ये है नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियन और इनका नाम है आरिफा बिलाल। आरिफा, बहुत बहुत खुशामदीद है आपका हमारे प्रोग्राम में। आरिफा, हम इससे पहले कि पावर लिफ्टिंग के बारे में बात करें, इस खेल के मुतालिक हम मुख्तलिफ मौज़ूओं पे बात करें, लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ हम चाहेंगे। मेरा नाम आरिफा बिलाल है, मैं गुजर गांधरबल में रहती हूँ। अच्छा जी। आरिफा, आप गांधरबल से आई है तो ये हमें बताएगा कि एक पावर लिफ्टिंग एक बिल्कुल सा एक अलग सा खेल हमें यहाँ पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मकबूल तरीन खेल जो है वो क्रिकेट है, फुटबॉल है। पावर लिफ्टिंग कैसा खेल है और आप इसमें कैसे आए? सबसे पहले मैंने 2012 से खेलना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने मार्शल आर्ट्स खेला, उसमें भी नेशनल खेला, क्रिकेट भी खेला, वॉलीबॉल भी खेला। फिर मैंने सोचा कुछ यूनिक करूं, तो यूनिक मुझे लगा जिम, हार्ड वर्क जिसमें हो। जैसे आज अगर आप देखो तो हमेशा कहते हैं कि लड़के ही कुछ कर सकते हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कुछ हार्ड वर्क करूं, जो लड़के करते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ, वो मैं भी करके दिखाऊंगी। तो मैंने स्टार्ट जिम किया। अच्छा, जो आपने शुरुआत यानी आपने किसी और खेल से आपने जो शुरुआत की, आपने जैसा बताया कि मार्शल आर्ट में आपने शुरुआत की, उसके बाद आपको लगा कि आप एक मुख्तलिफ खेल में जाना चाहती है जिसमें कि
अक्सर लोग नहीं जाते हो, तो वो आपको लगा कि वो पावर लिफ्टिंग है। तो ये जो खेल है पावर लिफ्टिंग, अक्सर कंफ्यूजन रहता है पावर लिफ्टिंग के बारे में कि पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग क्या किस तरह का ये खेल है, इसमें कौन सी खास टेक्निक्स लगती है या खास जो इसमें पहलू होते हैं, उसके बारे में हमारे नाजरीन को थोड़ा बहुत बताएं। जी, अगर हम देखें तो हम पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग हमें ये एक ही मतलब लगता है, एक ही गेम है। जी बिल्कुल। तो ये एक अलग अलग है। जैसे पावर लिफ्टिंग है उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है डेड लिफ्टिंग, स्क्वाट और बेंच प्रेस। डेड लिफ्टिंग होता है जो वेट नीचे होता है वो उठाना होता है। अच्छा। बेंच प्रेस होता है चेस्ट से रॉड होती है, चेस्ट प्रेस करना होता है, यानी लेट के वो उठाना पड़ता जी। है। और जो स्क्वाट होता है वो कंधों पे होता है वेट, तो नीचे बैठ के उठना होता है, वो आता है पावर लिफ्टिंग में। अच्छा। और जो ये वेट लिफ्टिंग है वो हाथों से ऊपर उठाना होता है, वो होता है वेट लिफ्टिंग। यानी आप कहती है कि इसमें जो मुख्तलिफ 3 तरह का कैटेगरीज है इसमें, यानी डेड लिफ्ट आपने बताया, स्क्वाट आपने बताया और बेंच प्रेस आपने बताया। अगर हम डेड लिफ्ट की बात करते हैं तो वो आप इंसान को खड़ा रह के वो वेट उठाना पड़ता है, क्या वो पूरा ऊपर उठाना पड़ता है या बिल्कुल टांगों तक उठाना पड़ता है? जो डेड लिफ्टिंग पूरा नहीं उठाना होता है, बस यहाँ तक उठाना होता है। अच्छा, इसमें जो 3 कैटेगरीज से हम मतलब 3 तरह से वेट उठा सकते हैं, ये इंसान की अपनी मर्जी होती है या हमें कंपटीशन में वहां से मिलता है? नहीं, अपनी मर्जी होती है कौन कितना उठा सकता है। तो आप इसमें जो है किस कैटेगरी में वेट उठाती है? मैंने 55 वेट कैटेगरी में खेला, तो वहाँ पे मैंने 100 kg उठाया। नहीं, कौन सी मतलब डेड लिफ्ट, स्क्वाट या डेड लिफ्ट? डेड लिफ्ट जी। आगे आपके साथ बात जारी रखेंगे, पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले हम इनको सुनते हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ जनाब, सवाल आरिफा बिलाल। जी जी। यमो करबट यम कोर्मुत शुरू और यम कत जनाब तुम तो पन नाव तो जनाब बिल्कुल तुम सवाल मीर मुश्ताक अहमद सोनावारी पे। शुक्रिया शुक्रिया सर। तो बेशि मारो के हेलो सर वनियो अर्ज से मिसकनेस के ये सान शो सान शान सान बिल्कुल मेरी शान की ये बच्ची वाला बहुत पचमत बिल्कुल एम को या उन्होंने गोल्ड मेडल आत्मजन की गॉड ने इसमें बात गॉड लड़की से की ये आपने गोल्ड मेडल मिला है। सड़ा शुक्रिया तुम कॉल करने सड़ा शुक्रिया। तो इनका आपने सवाल सुना, क्या बोलना चाहेंगे? जी, मुझे 3 साल हुए इसमें, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में ही है मेरा जिम, वहाँ पे मैं ट्रेनर भी हूँ, तो 3 साल हो गए। हालांकि जो खेलों का जो सफर है वो आपका काफी लंबा है। हाँ, लंबा, लेकिन इस खेल में आप पिछले 3 सालों से हैं और 3 सालों में ही आपने जो है कि एक अभी जो हाल ही में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, उसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइएगा। जी, उसके लिए मुझे 1 साल हुआ इसके लिए, कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। जैसे हम खाली जिम करते हैं, खाली जिम से कुछ नहीं होता है, 80% डाइट का भी ख्याल रखना होता है। तो डाइट और जिम नहीं, मैं बात कर रहा था कि जो गोल्ड मेडल आपने जीता है, जी, मतलब जो एक हौसला अफजाई की बात है, जिसके लिए अभी एक फ़ोन कॉल भी हमें मौसूल हुई। ये गोल्ड मेडल आपका जो कंपटीशन है ये कहाँ पे हुआ, किस तरह का कंपटीशन था, इसके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहले मैंने यहाँ कश्मीर में खेला। कश्मीर में लड़कियों का इवेंट नहीं होता था, इस साल हुआ लड़कियों का। वहाँ पे 3 इवेंट थे, तीनों में मैंने गोल्ड मेडल निकाला। फिर मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई, तो वो हुआ करनाल हरियाणा में, वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल निकाला। वहाँ पे आपने गोल्ड मेडल, ये कौन सी कैटेगरी में आपने, कौन सी वेट की कैटेगरी में आपने निकाला? मैंने 55 कैटेगरी में वेट उठाया। किस तरह का सफर था, किस तरह का तजुर्बा आपको हासिल हुआ इस कंपटीशन में? जी, मैं जब मुझे नेशनल जाना था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे बाय रोड जाना था, लेकिन उस टाइम ब्लॉक था, बर्फ की वजह से सारा कुछ, तो फिर मुझे बाय एयर जाना था। उसके लिए अभी हाल की बात है, यानी जनवरी 2021 की बात कर रहे हैं आप? जी। तो उसके लिए मुझे पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा अब छोड़ो, नहीं खेलूँ ये नेशनल। तो फिर मुझे डॉक्टर तनवीर ने स्पॉन्सर किया नेशनल के लिए। बहुत अच्छी बात। फिर उसकी वजह से मैंने नेशनल खेला, नेशनल में गोल्ड मेडल निकाला। और एक फ़ोन कॉल हमारे साथ बिल्कुल अभी है, तो हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रही है? जी, मेरा नाम जाना मुश्ताक है, मैं संभल सोनावारी से बोल रही हूँ। जी बताएं। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि दीदी पहले स्काई मार्च क्लास में थी, तो उसके बाद वेट लिफ्टिंग में गई, तो मैं इनको कांग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। स्काई मार्च से इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भी गोल्ड जीता, तो मैं इनको सिर्फ कांग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू। तो
جو آپ بتا رہی تھی کہ اپنا سفر آپ کو لگا کہ آپ چھوڑ دیں گے کیونکہ پیسے نہیں تھے آپ کے پاس، پھر آپ کو فائنلی جو ہے سپانسر کیا گیا، اور آپ کو یہ اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہریانہ میں یعنی کرنال میں جو آپ کا جو انتظار کر رہا ہے وہ گولڈ میڈل کر رہا ہے؟ جی نہیں، تو میں نے چھوڑا تھا سب کچھ، میں نے سوچا تھا نہیں اب نہیں جاؤں گی، کیونکہ پیسوں سے انسان فائنینشل جو پرابلم ہو گیا جی فائنینشیل. تو اس کے بعد جب آپ کو وہاں پہ آپ گئی، وہاں پہ آپ نے حوصلہ رکھا، آپ نے جو ہے وہاں پہ زبردست ٹکر دی جو آگے والی مقابلے میں آپ کی جو کھلاڑی تھی، تو اس کے بعد جب آپ کو گولڈ وہاں پہ ملا تو کس طرح کا ماحول پھر بنا جو گھر میں یا باقی جو ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ جی سب سے پہلے میرے گھر والے بہت خوش ہو گئے، بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. تو پہلے جو سوسائٹی کا سپورٹ نہیں ہوتا تھا، تو جب اب میں نے نیشنل کھیلا، نیشنل میں گولڈ میڈل نکالا، اب سبھی سپورٹ کر رہے ہیں، اب آگے بڑھ رہے ہیں، اب لڑکیوں کو بھی یہ ایلو کر رہے ہیں اس فیلڈ میں. یعنی اب آپ کو جو فرق بالکل نظر آ رہا ہے. جی. تو اگر ہم بات کریں جو آپ نے گولڈ جو وہاں پہ جس کمپٹیشن میں آپ تھی کرنال میں، آپ کے مقابلے میں کون سی کھلاڑی تھی؟ وہاں پہ ہریانہ کی ایک لڑکی تھی. ہریانہ کی لڑکی تھی. اچھا یہ بتائے گا کہ جب آپ نے ڈیڈ لفٹ میں ظاہر سی بات ہے یہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، کیا جب آپ نے ویٹ اٹھایا یہ کتنا ویٹ تھا اور کیا ایک ہی بار اٹھانا پڑتا ہے یا بار بار اٹھانا پڑتا ہے؟ نہیں، یہ اپنی مرضی ہوتی ہے. میں نے ایک ہی بار نہیں اٹھایا، تو میں نے پہلے 90 kg اٹھایا، پھر دوسرے میں نے 95، پھر تیسرے میں لاسٹ میں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس میں 3 راؤنڈس ہوتے ہیں جس میں آپ کو ویٹ اٹھانا پڑتا ہے؟ 3 راؤنڈس ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا جیسے ویٹ لفٹنگ میں ایک ہی بار میں آپ کو جو ہے کہ ونر گھوشت کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، 3 ایونٹ ہوتے ہیں. 3 ایونٹ میں میں نے کھیلا، پہلے 90، 95، پھر 100 لاسٹ میں. اور جو باڈی ویٹ کا اس میں مسئلہ ہوتا ہے، کیا ایسی بات ہوتی ہے کہ آگے والا جو کھلاڑی ہے وہ آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے ویٹ میں یا کم ہو سکتا ہے؟ نہیں، اپوزٹ کا جو ہوتا ہے وہ مطلب جیسے میرا ویٹ 55 تھا، تو وہ اسی حساب سے اس کا ویٹ بھی 55 ہونا چاہیے. تو یعنی جو ویٹ ہوگا وہ بالکل برابر ہونا چاہیے. جی برابر. تو اگر ہم بات کریں تو ظاہر سی بات ہے ایسے ہی انسان جا کے سیدھا ویٹ نہیں اٹھا سکتا. قریباً آپ نے 90 kg کا جو یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ 90 kg سے آپ نے شروعات کی ہے. کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک ٹریننگ لگتی ہے. ہاں جی، ایسے ہی نہیں کوئی اٹھا سکتا، اس کے لیے ٹریننگ بہت ورک ہارڈ کرنا ہوتا ہے. وہی اسی ہارڈ ورک کے بارے میں یعنی ٹریننگ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے، کہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے اس میں؟ جی جم میں ہی ہوتی ہے، تو کنٹینیو جانا ہوتا ہے. جیسے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چیسٹ کی ایکسرسائز، پھر بیک کی. یہ نہیں ہوتا ہے میں ڈیڈ لفٹنگ کر رہی ہوں تو میں خالی یہ آرم کی روٹیشن یہ کروں ایکسرسائز. تو پوری باڈی کی ایکسرسائز کرنی ہوتے ہیں، جیسے چیسٹ کی ایکسرسائز، بیک کی ایکسرسائز، شولڈر کی ایکسرسائز، بائیسیپس ٹرائیسیپس کی، یعنی پوری طرح آپ کو پوری باڈی کو اسٹرانگ بنانا پڑتا ہے. جی. تو یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے پورا یہ جم میں ہی ہوتا ہے؟ جی. تو وہاں پہ مختلف قسم کا جو ہے اکوپمنٹ لگتا ہوگا، کس طرح کا اکوپمنٹ؟ الگ الگ اکوپمنٹ لگتا ہے. جیسے چیسٹ ہم کرتے ہیں، چیسٹ کی مشینیں الگ ہونی چاہیے. بیک ہم کرتے ہیں تو بیک کے لیے الگ ہونی چاہیے. ایک بات ہے کہ کیا یہ جو جم ہے بالکل ایک نارمل سا جم ہوتا ہے جس میں ہم جا سکتے ہیں، کوئی بھی انسان جا سکتا ہے، کہ یا جو ایک پاور لفٹر ہوگا جس کو پاور لفٹ میں جانا ہوگا اس کے لیے ایک مخصوص کسی طرح کا اکوپمنٹ اس میں لگتا ہے؟ نہیں، نارمل جو جیسے جم ہوتے ہیں وہاں پہ بھی پریکٹس کرتے ہیں، تو نارملی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ڈیڈ لفٹ کے لیے اگر آپ ڈیڈ لفٹ میں جانا چاہو گے اس کے لیے کوئی الگ طرح سے پریکٹس کرنی پڑتی ہے؟ الگ سے پریکٹس کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے ٹرینر بھی ضروری ہے، تو الگ کرنا ہوتا ہے. تو ایسی بات ایسی بات نہیں ہے. جی. تو مطلب اگر جو بھی کوئی بھی جم ہے آپ اس میں جا سکتے ہو، وہاں پہ آپ خود کو فزیکلی اسٹرانگ بنا سکتے ہو، اس کے بعد آپ ان چیمپئن شپس میں داخلہ پا سکتے ہو یا وہاں پہ کوالیفائی ہو سکتے ہو. لیکن ایک خاص بات ہے کہ آپ کا جو ٹرینر ہے، ظاہر سی بات ہے ٹرینر کا ایک بہت زیادہ مقام رہتا ہے اس میں. کسی بھی کھلاڑی کو تیار کرنے میں ٹرینر کا ایک اہم رول رہتا ہے. اس کے بارے میں بتائے گا کہ آپ کا ٹرینر کون ہے؟ میرا جو ٹرینر ہے عامر سر ہے میرا ٹرینر. اس نے مجھے پوری طرح سے ٹرین کیا. تو اس کے لیے مطلب نیشنل کے لیے مجھے اسی نے تیار کیا. اسی نے تیار کیا. تو کتنے گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ 1 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے. 1 گھنٹے میں وہ ساری ایکسرسائز کراتا ہے. کسی خاص ایکسرسائز پہ آپ کو ٹریننگ کے دوران اگر آپ پاور لفٹنگ میں ہے کسی خاص ایکسرسائز پہ آپ کو دھیان دینا پڑتا ہے؟ جیسے میں ساری ایکسرسائز کرتی ہوں، چیسٹ کی، بیک کی، شولڈر، تھائز، ساری ایکسرسائز کرتی ہوں. لیکن اب میں زیادہ دھیان رکھتی ہوں اسٹرنگتھ بڑھانے کے لیے. اس کے لیے الگ ایکسرسائز ہوتی ہے. الگ ایکسرسائز ہوتی ہے. ایک خاص بات ہے کہ کیا ہم مان سکتے جو بھی انسان فزیکلی
फिट होगा, फिजिकली जो स्ट्रांग होगा, वो जाके वेट उठा सकता है, या इसमें दिमाग का भी एक कोऑर्डिनेशन लगता है बॉडी के साथ? इसमें इंसान मेंटली और फिजिकली भी फिट होना चाहिए। देखो, जब हम वेट उठाते हैं तो हम ऐसे ही आते हैं, वेट उठाते हैं। वार्म अप, और वार्म अप ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए, वार्म अप ज़रूरी करना है। हम ऐसे ही आते हैं, वेट उठाते हैं, पहले कम वेट उठाना होता है, फिर धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ाना होता है। तो मेंटली भी फिट रहना चाहिए, यानी इसमें दिमाग का भी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जाहिर सी बात है कि वेट उठाना जिम से पहले या जिम के बाद डाइट का एक अहम रोल रहता है। जी। किस तरह का डाइट एक पावर लिफ्टिंग चैंपियन को या जिसको इस खेल में जाना होगा, किस तरह का डाइट उसको खाना पड़ता है? जी, पहले तो मैं नॉर्मली बोलूँगी, जो जिम करना चाहता है तो उसके लिए डाइट का क्या रहता है। तो हम देखते हैं, हम अगर कहीं पे भी सुनते हैं डाइट पे कंट्रोल करो, हम क्या करते हैं, हम खाना छोड़ देते हैं, प्रोटीन्स मतलब मीट वीट खाना छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं हमें डाइट पे कंट्रोल करना है, तो ये नहीं है। हमें डाइट ये कंट्रोल करना है, हमें पूरा डाइट जो है अच्छे तरीके से लेना होता है। प्रोटीन लेना होता है, कार्ब्स लेने होते हैं। तो ज़रूरी है डाइट 80% डाइट करना है आपको, तो 20% बाकी एक्सरसाइज, यानी 80% जो इसमें रोल रहता है वो डाइट का रहता है, और 20% आपकी एक्सरसाइज का रहता है। तो कोई ऐसा जो खान पीन हम करते हैं, जो चीज़ें होती है जो अलाउ नहीं होती है इस दौरान? जी, हम क्या करते हैं, हम ये जंक फूड्स लेते हैं, जंक फूड्स नहीं लेने होते हैं। तो प्रोटीन्स, कार्ब्स आप ले सकते हो, जंक फूड्स वगैरह अवॉइड करने। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हम ले सकते हैं, और वो भी एक प्लान बनता होगा, डाइट चार्ट बनता होगा, उसी के हिसाब से जाना पड़ता है, या अपनी वेट हाइट के हिसाब से डाइट चार्ट आपको मिलता है, तो वो फॉलो करना होता है। अच्छा, एक बड़ी बात होती है कि हम मानते हैं कि शायद कोई खेल सेफ होता है, ताकि कोई भी खेल जो आउटडोर खेल होता है या इंडोर भी कुछ ऐसे खेल है कि जो सेफ नहीं होते हैं, यानी जिनमें इंजरी होने का जो खतरा रहता है। क्या हम ये माने कि जो पावर लिफ्टिंग बिल्कुल एक सेफ खेल है, इसमें किसी तरह की इंजरी होने का कोई खतरा नहीं है? नहीं, ये नहीं है कि इंजरी होने का खतरा नहीं है। ज़्यादा अगर मुझे लगा तो इसी में इंजरी होने का खतरा रहा, तो हमें ऐसे ही वेट नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहले अपनी बॉडी को तैयार करना। बॉडी को कैसे तैयार करते हैं हम, पूरा वार्म अप करना होता है। जो नींव होता है तो उसको कैसे जिम में वो कैसे क्या करें, तो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से तैयार करना होता है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करने के लिए। वार्म अप करना होता है, शोल्डर, आर्म रोटेशन, नेक रोटेशन, तो वो सारा वार्म अप करना होता है। उसके बाद एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के बाद पहले हम क्या करते हैं, हम पहले ही वेट ज़्यादा लगाते हैं। तो अगर हम वेट ज़्यादा लगाते हैं तो उसमें इंजरी होने का खतरा होता है, यानी इंजरी होने का खतरा रहता है। इसमें ग्रेजुअली इसमें वेट अपना इंक्रीज करना पड़ता है, खुद को वार्म अप करना पड़ता है। तो ये तो आपने बात करी अपनी जो है किस तरह अगर हमें इंजरी से बचना है क्या करना पड़ेगा हमें। ये आप बताएगा कि आप बात कर रही थी पहले कि आप भी खुद एक ट्रेनर है इस खेल में, तो किस तरह की ट्रेनिंग आप देती हो और कहाँ पे आप ट्रेनिंग देते हो? मैं गांधरबल में ही डॉक्टर्स जिम मेरा वहाँ पे है, तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देती हूँ। वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ आती है, वेट गेन होता है उनका, तो वो वेट लॉस करने के लिए आते हैं, और फिटनेस। जब आपने गोल्ड हासिल किया, जाहिर सी बात है लोगों का जो रुझान है वो बदला होगा आपकी तरफ से, तो मतलब उसके बाद आपसे लोग बात करते होंगे कि अगर उनकी कोई लड़की है वो जाना चाहती होगी इसमें, तो इस तरह की कोई लड़की आती है कि या खाली वो लोग आते हैं जो अपना जो है जिम में अपना वेट कम करना चाहते हैं या फिट रहने के लिए? ऐसी भी लड़कियाँ आती है, ज़्यादातर आती है फिटनेस के लिए, फिट रहने के लिए। जब मैंने स्टार्ट खुद किया था तो वहाँ पे कोई लड़की नहीं आती थी, खाली मैं आती थी, फिर कम ही आती थी। लेकिन आज माशाल्लाह बहुत लड़कियाँ आती है। जब उन्होंने देखा इसने गोल्ड मेडल निकाला तो अब बहुत सारी इसके लिए भी आती हैं, पावर लिफ्टिंग खेलने के लिए आती है। पावर लिफ्टिंग के लिए भी आती है, यानी अभी आप लोगों को ट्रेन कर रही है पावर लिफ्टिंग के लिए। कितने लोग आपके पास इस वक्त आते हैं? मेरे पास आते हैं 100 तक। वहाँ पे बॉयज भी होते हैं। बड़ा एक नंबर है 100 होना यहाँ पे हमारी वादी में। तो मतलब किस तरह के लोग होते हैं, मतलब कौन सी उनकी एज कैटेगरी होती है, किस एज से शुरुआत कर सकते हैं पावर लिफ्टिंग के लिए? जी, ये ज़रूरी है, पावर लिफ्टिंग किसी भी एज में खेल सकते हैं। और ये वहाँ पे जो आते हैं
تو زیادہ تر شادی کر کے بھی ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور یہ انمیرڈ بھی آتے ہیں. یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ کسی بھی ایج کا جو انسان ہے وہ آ کے جم جوائن کر سکتا ہے یا پاور لفٹنگ میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ ہمیں بتائے گا کہ ایک بڑا سا مسئلہ رہتا ہے ہماری وادی میں, بلکہ ہماری یوٹی میں یہ ایک مسئلہ ہے, حتیٰ کہ جن کو آپ نے ہرایا ہے ہریانہ میں کافی زیادہ پیسہ انویسٹ ہوتا ہے اسپورٹس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے جو انفراسٹرکچر دیکھا ہوگا, ظاہر سی بات ہے آپ نے کئی ساروں مطلب بہت سے جمس کا آپ نے جو دورہ کیا ہوگا, دیکھے ہوں گے آپ نے, تو کیا لگتا ہے آپ کو انفراسٹرکچر ہے ہمارے پاس یا کم ہے یا ٹھیک ٹھاک ہے؟ دیکھو کشمیر میں اگر ہم سپورٹس کی بات بھی کریں تو یہاں پہ اتنے ایکوپمنٹس نہیں ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایکوپمنٹس پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں. تو جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے مطلب لڑکیوں کو ایلو بھی کرتے ہیں اور اسپانسر بھی کرتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. کشمیر میں زیادہ پرابلم ہوتی ہیں. آپ کبھی جب آپ باہر گئی کھیلنے کے لیے جاتے ہوں گے آپ, تو وہاں پہ بھی آپ جم جوائن کرتی ہوں گی, وہاں پہ جاتی ہوں گی آپ, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کے پاس ایکوپمنٹس ہے جو ہمارے پاس ہے کوئی فرق ہے یا بالکل ٹھیک ہی ہے, سیم ایک جیسے؟ جی ہاں فرق ہے. ایک تو وہاں پہ بہت سارے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں, اتنے یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں کشمیر میں. اچھا, جب آپ نے جو گولڈ حاصل کیا ابھی جو جنوری 2021 کی جو بات ہے, تو اس کے بعد وہاں پہ لوگوں کا کیا رجحان رہا؟ ہریانہ کی میں بات کر رہا ہوں. جب آپ نے دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ کشمیر سے ایک لڑکی آئی ہے, مطلب جن کے پاس ایون پیسہ نہیں تھا, جن کے پاس ایون کوئی اسپانسر نہیں تھا, وہاں سے وہ آئی ہے, اور اس کے بعد جنہوں نے ایک ٹائم پہ یہ سوچا تھا کہ میں اس چیمپئن شپ کو اب چھوڑ دوں گی, لیکن اس کے بعد وہ آئی, انہوں نے حوصلہ جو ہے بالکل یہاں پہ دکھایا اور گولڈ اپنے نام کیا. تو کس طرح کا رجحان ان کو؟ جی انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے, وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ کشمیر جموں کشمیر سے خالی میں ایک واحد لڑکی تھی, تو اس سے پہلے تو نہیں ہوتا تھا. وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے. انہوں نے مجھے اسپیشل ایوارڈ بھی دیا جو وہاں پہ کسی کو نہیں ملا, تو مجھے دیا. وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے. آپ خود کو اگلے 5 سالوں میں کہاں پہ اس کھیل میں دیکھنا چاہتی ہے خود کو؟ جی میں انٹرنیشنل کھیلنا چاہتی ہوں, اس کی تیاری میں کر رہی ہوں, بہت ہارڈ ورک کر رہی ہوں. تو اب لاسٹ میں ہے اسپانسر مجھے ملنا چاہیے. چلیے اسی نوٹ کے ساتھ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے, آپ انٹرنیشنل بھی کھیلے. آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے اپنا وقت دیا, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو دوستو یہ تھی عارفہ بلال ہماری آج کی مہمان. پروگرام میں کیا کچھ ہے آگے وہ جاننے کے لیے چلتے ہیں عمران بشیر کے پاس. شکریہ عارف پرے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری مہمان عارفہ بلال. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اب ناظرین کچھ بات انٹرنیشنل خبروں کی اور ایک نظر آج کے ہمارے انٹرنیشنل سپورٹس راؤنڈ اپ پر. بھارت اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کل یعنی 13 فروری سے شروع ہوگا. جوفرا آرچر انجری کی وجہ سے دوسرے ٹیسٹ سے باہر. T20 سیریز میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو پہلے T20 میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 رن سے ہرا دیا. بابر اعظم کی ٹیم نے آخری اوور کی آخری گیند پر میچ اپنے نام کیا. آسٹریلین اوپن میں بڑا الٹ پھیر. صوفیا کینن اعزاز کا دفاع نہ کر سکی, جبکہ رافال نڈال, سٹسپاس اور ڈینیل میدویڈیو تیسرے دور میں. اور اٹالین کپ میں اٹلانٹا نے نیپولی کو ہرا کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. فائنل 19 مئی کو جوونٹس کے خلاف ہوگا. تو ناظرین پاکستان نے کل جنوبی افریقہ کو پہلے T20 میچ میں ہرا دیا اور محمد رضوان نے سینچری سکور کی. اور محمد رضوان پاکستان کے ایسے پہلے وکٹ کیپر ہے جن کو تینوں فارمیٹس میں سینچری ہے. T20 میں بھی انہیں سینچری سکور کی, ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اور ون ڈے کرکٹ میں بھی. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اگلے شمارے تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.